नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महासंग्राम 2024 में आपका बहुत स्वागत है। ना तारीख तय हुई है, ना उम्मीदवार सामने आए हैं, फिर भी नेताजी अपना दरबार छोड़कर जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि इस साल है लोकसभा का चुनाव। सत्ता के सर्वोच्च शिखर के लिए पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी बाजार सजने को तैयार है। राजनीतिक पार्टियां वादों की टोकरी में भरोसे का मसाला भर चुकी हैं, जिसकी जल्द ही होम डिलीवरी भी शुरू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में जुटी हर सियासी पार्टी के लिए इस वक्त हर एक इंसान वोटर है। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम 2024। तो लोकसभा चुनाव से पहले देश की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिनमें से 5 सीटें मध्य प्रदेश की हैं, 4 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत ने कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस की राज्यसभा सीट पर जाने के आसार कम नजर आते हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी के 4 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस से राजमणि पटेल का कार्यकाल समाप्त होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत और कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। विधानसभा में सीटों की संख्या का असर राज्यसभा चुनाव में दिखेगा। यह अगले 5 सालों तक रहेगा। 2023 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 66 सीटें मिली हैं। 2018 की तुलना में कांग्रेस की सीटों की संख्या 48 कम हुई है। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव में दिखेगा। मध्य प्रदेश में अप्रैल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। अभी के गणित के हिसाब से मध्य प्रदेश में एक सीट पर जीत के लिए 58 वोटों की आवश्यकता होती है। अभी सीटों की संख्या देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें पक्की हैं। तीसरी सीट के लिए 11 वोटों की जरूरत और पड़ेगी। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। राज्यसभा की सीटों की लड़ाई आसान नहीं है। इसे आप मार्च 2020 की स्थिति से समझ सकते हैं। एक राज्यसभा सीट पर खींचतान की वजह से एमपी की राजनीति में भूचाल ला दिया था। साथ ही 15 महीने के अंदर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। मार्च 2020 के राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें खाली हुई थी। 114 विधायकों वाली कांग्रेस 2 सीट आसानी से जीत सकती थी। 2 राज्यसभा की सीटों के लिए कांग्रेस को 2 वोट की आवश्यकता थी। वहीं कांग्रेस के दावेदारों को सेफ सीट की तलाश थी। यही चीज झगड़े में तब्दील हो गई। कांग्रेस पार्टी सेफ सीट दिग्विजय सिंह को और दूसरी सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे रही थी। इसके बाद सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आते ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया। उनका कार्यकाल अभी 2026 तक है। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। 8 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। इनमें से 5 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। इन सीटों पर अभी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन, कैलाश सोनी और अजय प्रताप सिंह हैं। वहीं कांग्रेस के राजमणि पटेल हैं। प्रधान और मुरुगन केंद्रीय मंत्री हैं। केएल मुरुगन एमपी से थावरचंद गहलोत की सीट पर चुने गए थे। अब उन्हें 2021 में केरल का राज्यपाल बना दिया गया। वहीं एमपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार और सुमेर सिंह सोलंकी हैं। सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल 2026 तक है। वहीं कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि का कार्यकाल 2028 तक है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह और रणवीर पटेल हैं। पटेल का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खाली हो रहा है। दिग्विजय सिंह का 2026 और विवेक तनखा का 2028 में खाली होगा। 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में विधानसभा के नतीजों का साफ असर दिखेगा।
तो रिपोर्ट आपने देख ली, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को मुश्किल होने वाली है राज्यसभा सीटों के लिए। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा की 56 सीटों पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है। जी हां, 27 फरवरी को मतदान की तारीख निर्धारित कर दी गई है। 27 तारीख की डेट। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। जी हां, मध्य प्रदेश की 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी 27 तारीख को। राज्यसभा चुनाव पर विधानसभा का असर जरूर पड़ेगा। जी हां, विधानसभा में जो बीजेपी को जीत मिली ना, उसका असर। 2023 में बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम। ये 163 सीटें बीजेपी के पास हैं। 2018 की तुलना में कांग्रेस को 48 सीटें कम मिली हैं। जी हां, इस बार के जो नतीजे आए थे, रिजल्ट आए थे, उसमें 2018 की तुलना में 48 सीटें कांग्रेस की कम है। अप्रैल में खाली हो रही है 5 राज्यसभा की सीट। जी हां, अप्रैल के महीने में 5 राज्यसभा की सीट खाली होंगी मध्य प्रदेश से। बीजेपी के पास 4 सीट, कांग्रेस के पास 1 सीट है। जी हां, यह है राज्यसभा का सियासी गणित। बीजेपी के पास 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। अप्रैल में 5 सीटें खाली हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। एमपी की 5 राज्यसभा सीटों के अलावा छत्तीसगढ़ की 1 राज्यसभा सीट पर भी 27 फरवरी को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 15 फरवरी तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। 16 फरवरी को उनकी जांच होगी। प्रत्याशी 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी। तो छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट खाली होने वाली है। जी हां, एमपी की 5 और छत्तीसगढ़ की 1 राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग। छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जी हां, 15 फरवरी तक नामांकन पत्र दिए जाएंगे। 16 फरवरी को इनकी जांच होगी और 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। तो राज्यसभा को लेकर क्या कुछ समीकरण है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उसे हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया और रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का असर राज्यसभा में भी कांग्रेस को देखने को मिलने वाला है निश्चित तौर पर। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब राज्यसभा के लिए भी अब संकट के बादल कांग्रेस पर मंडरा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार जो 5 सीटें खाली हो रही है उसमें से 4 सीटें जो है वो बीजेपी की है और 1 सीट जो है वो कांग्रेस की है। और कांग्रेस में संख्या बल के हिसाब से वर्तमान में इतने विधायक हैं कि 1 राज्यसभा सांसद वो फिर से इस बार रिपीट कर सकते हैं। और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में है। लेकिन आने वाले समय में अगर बात करें तो आने वाले समय में भी कुछ जिन लोगों के कार्यकाल खत्म हो गए उनके लिए बेहद मुश्किल होने वाला है कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है उनके लिए। क्योंकि देखिए आने वाले समय में जो सीटें अभी कांग्रेस के पास है, आने वाले समय में वो बीजेपी के कब्जे में भी जा सकती है। क्योंकि लगातार जो संख्या जो इस तरीके से बढ़ी है, 163 जो है विधायक वर्तमान में बीजेपी के पास है। तो ऐसे में एक बड़ा संख्या बल जो है वो बीजेपी के पास मौजूद है। और तो उसको लेकर जो है वो पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है कि आने वाले समय में इस बार तो 4 की 4 सीटें
सीटें एक बार फिर से बीजेपी कब्जे में ले गई, लेकिन आने वाले समय के लिए भी रणनीति तैयार करके रखी है। अब खास बात यह है कि ये देखना होगा कि जिन 4 लोगों का इस बार कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या उनमें से कुछ लोगों को रिपीट किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से 2 जो केंद्रीय मंत्री देखना हैं दिलचस्प होगा शैलेंद्र की वो कौन से नाम होंगे जो राज्यसभा में भेजे जाएंगे बीजेपी की तरफ से। छत्तीसगढ़ में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं वो हम समझेंगे। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। युगल, प्रचंड जीत बीजेपी को मिली विधानसभा चुनाव में, तो कोई दिक्कत राज्यसभा के लिए बीजेपी को नहीं होने वाली एक सीट के लिए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, तो अभी फिलहाल एक सीट के लिए जो होगा सरोज पांडे का 2 अप्रैल को जो कार्यकाल खत्म हो रहा है राज्यसभा का, उसके बाद जो 27 फरवरी को जो चुनाव होंगे उसमें किसी तरह से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि संख्या बल बहुमत बीजेपी के पास है। देखना होगा कि बीजेपी क्या उन्हें रिपीट करती है। और चूंकि 2018 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की जो संख्या है वो अधिक थी, केटीएस तुलसी हो, फूलोदेवी नेताम हो, ऐसे कांग्रेस के 3 ऐसे सांसद हैं, तो आने वाले वक्त में बीजेपी की झोली पर ये सीट हैं वो चली जाएंगी। लेकिन अभी किसी तरह के बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। देखना ये होगा कि क्या सरोज पांडे को फिर से ना मध्य बीजेपी प्रदेश में है रिपीट ना कर सकती है। छत्तीसगढ़ में है बीजेपी को, लेकिन देखना होगा कि कौन कौन से वो नेता हैं जो राज्यसभा भेजे जाएंगे बीजेपी की तरफ से। युगल, आपका बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम कुछ खबरों पर, अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के यूजीसी पर ट्वीट को लेकर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कमलनाथ पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। यूजीसी के ड्राफ्ट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आता जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार किया वो अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है। कमलनाथ की पोस्ट पर बीजेपी ने गुमराह करने के आरोप लगाए, साथ ही प्रदेश के विकास में योगदान करने की नसीहत दी। देखिए, मुझे लगता है कमलनाथ जी झूठ प्रपंच की राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। आज जीतू पटवारी जी उनसे कमान छीन चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं बौखलाहट और विचलित राजनीति करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूजीसी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यूजीसी बताएगा। लेकिन कमलनाथ जी को चाहिए कि मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो। आप विपक्ष में भी आज झूठी राजनीति कर रहे हैं। जब आप सत्ता में 15 माह के लिए मध्य प्रदेश में आए थे तो आपने क्या किया? मंत्रालय को दलाली का हड्डा बना दिया। मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने के लिए आपने भरसक प्रयास किए। आज जब आप विपक्ष में हैं, एक विधायक के नाते भी मध्य प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं सत्ता पक्ष के साथ? उधर कांग्रेस ने कमलनाथ के बयान को सही ठहराया, साथ ही बीजेपी की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी को अपने चरित्र को ध्यान से देखना चाहिए। आज जो माननीय कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है और ये प्रश्न उठाया है कि यूजीसी में क्यों उच्च शिक्षा में जो संस्थान है उनका आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तो ये आरएसएस भाजपा ही है। इन्हीं के सरसंघ चालक ने सबसे पहले कहा था कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं विवेक देबरॉय, वो कहते हैं संविधान खत्म होना चाहिए, नया संविधान आना चाहिए। तो पहले तो किसी भी नीति का ड्राफ्ट ही बनाया जाता है। ड्राफ्ट में जब आप कह रहे हो कि पद समाप्त करने हैं, इसकी मतलब आपकी मंशा और नीयत एकदम साफ हो चुकी है। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ऐसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश में जिसका सियासी फायदा मिल सके। हालांकि जनता के बीच इसे कितना स्वीकार किया जाता है ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। तो पूर्व सीएम कमलनाथ के यूजीसी पर ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। यूजीसी के ड्राफ्ट पर राजनीति हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने आपत्ति जाहिर की है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, खुलकर सामने आ जाता है आरक्षण विरोधी बीजेपी का चेहरा। यूजीसी ने जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार किया है उसको लेकर कमलनाथ को आपत्ति है। इसी पर चर्चा करेंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश में कभी भी सियासत खत्म हो ही नहीं सकती और रह रहकर इस पर राजनेता अपने अपने बयान देते रहते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में फिलहाल हम देख रहे हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो ये आरक्षण का मुद्दा है जो गाहे बगाहे लगातार सुर्खियां बटोरता रहता है। ये कहें कि राजनेता जो है वो गाहे बगाहे इसकी चर्चा करते रहते हैं और अपने अपने वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम लगातार इस आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उसके पहले जिस तरीके से जानकारी आई कि यूजीसी एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसके तहत ये कहा गया है कि जो आरक्षित सीटें हैं जो अगर उनके छात्र नहीं आते तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को उनमें प्रवेश दे दिया जाएगा। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज सोशल मीडिया पर लिखा और कहा कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। भाजपा जो है वो आरक्षण विरोधी है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। और उसके बाद तत्काल बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि साफ तौर पर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। उतना भी याद दिलाया कि जब आप 15 महीने की सरकार में थे तो जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था उसकी पैरवी तक उस सरकार में नहीं की गई, जिसके चलते मध्य प्रदेश के ओबीसी को वर्ग को आज तक 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस के समय में ही जो संविधान बनाया गया था और उसी के तहत जो आज तक देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, खासकर दलित आदिवासी लोग हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है। और आने वाले समय में भी किसी तरह के आरक्षण को खत्म नहीं किया जाना है, केवल कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस बात का आपने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में आरक्षण की एक बार फिर से आरक्षण पर सियासत हो रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। राम कहते हैं, राम का नाम जिसने भी लिया वो भव सागर से पार हो गया। मध्य प्रदेश बीजेपी राम का नाम लेकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। अब बीजेपी प्रदेश के राम भक्तों को दर्शन करवाने जा रही है, भगवान राम के, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल पूछ रही है, राम राज्य कब आएगा? आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो पल जिसने करोड़ों देशवासियों को भाव विभोर कर दिया, उस पल के साक्षी बने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और अनुष्ठान के बाद रामलला की आंखों की पट्टी खोली गई, पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम के शरणागत हो गए। इस पल को मध्य प्रदेश बीजेपी भी किसी को भूलने नहीं देना चाहती है। पार्टी ने प्रदेश के राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराने का कार्यक्रम बनाया है। लोकसभा चुनाव है, लिहाजा दर्शन की योजना का खाका लोकसभावार खींचा जा रहा है। पार्टी प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्र से 6-6 हजार लोगों को अयोध्या ले जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन कराएगी। देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि 500 वर्ष लंबी लड़ाई आज पूरी हुई और देश राम मंदिर बनते हुए भी देख रहा है और रामलला विराजमान हो भी गए हैं। तो प्रत्येक राम भक्त रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं, क्योंकि राम राजनीति और सत्ता का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। और जिस देश की आत्मा में राम बसते हैं तो राम से राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, ये भक्ति और आस्था का विषय है। राम का नाम लेकर अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली बीजेपी ने साल 1985 में 2 लोकसभा सीटें जीती थी। अटल आडवाणी सांसद बने। साल 2019 में पार्टी ने 300 प्लस का आंकड़ा पार कर लिया और अब की बात 400 पार का नारा दे रही है, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी को सभी 29 सीटें जीतने का टास्क दिया गया। ऐसे में राम का नाम लेकर प्रदेश बीजेपी इस मुश्किल चुनौती को भी पार कर लेना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी की इस योजना का विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बखूबी एहसास है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाकर पहले से बैकफुट पर आया विपक्ष इस योजना का विरोध करे भी तो कैसे करे। लिहाजा कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी को राम राज्य स्थापित करने का टास्क दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक व्यवस्था है
उसका आदर करे और दर्शन भी कराए भगवान के और राम राज्य की स्थापना भी करे। आज जो है लोगों के आरक्षण पर खतरा है, लोगों की जो है रोजी पर खतरा है, आजीविका पर खतरा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये तो रामराज के काम है, ये क्यों नहीं हो रहे हैं? तो रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से रामचंद्र जी की नीतियों का लागू होना तो आवश्यक है नहीं। तो भगवान राम की जो नीतियां थी कि जहां पर हर आदमी सुखी हो, हर आदमी एक दूसरे से प्रीति करे, उनकी स्थापना में भारतीय जनता पार्टी कब आगे बढ़ेगी ये उसे बताना चाहिए। भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सूबे में बीजेपी की सियासी सरगर्मी बता रही है कि 500 साल बाद बने इस अद्भुत संयोग पर वो किसी तरह का ग्रहण नहीं लगने देना चाहती है। ऐसे में चुनौती सांप्रदायिक सौहार्द की बिसात पर लंबे वक्त तक देश प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस के लिए है, जिसने तुष्टीकरण की राजनीति का दाग लेकर केंद्र की सत्ता से विदा लिया था। ऊपर से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एमपी की सत्ता में वापसी का सपना भी टूट गया। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इसी के साथ ही महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पतंजलि